है कैसे। विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, ये है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में आईपैक पर छापेमारी ने बढ़ाई सरगर्मी। ईडी समेत कई पक्षों की अर्जी पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी भी निकालेंगे विरोध मार्च। राज्यपाल ने कहा विनाशकाले विपरीत बुद्धि। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस को धमकी भरे ईमेल के बाद हड़कंप। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। राज्यपाल ने कहा बंगाल की जनता पर भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ। एनएसजी के प्लेटफॉर्म से देश की आंतरिक सुरक्षा को मिलेगी और मजबूती। पूरे ईरान में इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस ठप। आर्थिक संकट के कारण सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बिगड़ रहे हैं हालात। और 2026 का महिला प्रीमियर लीग आज से। पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच 5 फरवरी को वडोदरा में होगा फाइनल। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कल पश्चिम बंगाल में ईडी के जो छापे पड़े, उसके बाद न सिर्फ राजनीति गर्मा गई है बल्कि कानूनी और संवैधानिक नजरिए से भी मामला तूल पकड़ रहा है। जांच के तहत राजनीतिक और रणनीति फर्म आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता दफ्तर और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर ईडी ने छापेमारी की। और इसी बीच खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गईं और वहां ईडी के काम में रुकावट पैदा की। ईडी ने इस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट का रुख किया और अब आज अदालत इस केस में सुनवाई करेगी। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी आज ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च करेंगी। उनका आरोप है कि ये छापा सियासी चाल है, तो वहीं बीजेपी ने फिर एक बार ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। अगर अमित शाह को बंगाल को जीतना है तो आपको हिम्मत है तो आप इलेक्शन में लड़ाई करके आइए। आप क्यों हमारा पार्टी आईटी सेक्टर को रेड करके पूरा पेपर ले लिया? पार्टी का नाम करके कोई फाइल को लेके जाना ये अपराध है। मुख्यमंत्री अपना पद का दुरुपयोग करके जो फाइल लेके चला गया उसमें सारे तथ्य है। इस सारे जुर्म में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गिरफ्तार करना चाहिए। इलीगल लोग या क्रिमिनल एक्टिविटीज जिस तरह से लोग करते हैं उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हुई है। वो संवैधानिक संस्थाओं को किसी भी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो उसके खिलाफ बोलना हो, चाहे ईडी या कोर्ट के खिलाफ बोलना, उनका यही एक्टिविटीज है। आखिर ईडी ने अपनी याचिका में अदालत से क्या कहा है, जिस पर आज सुनवाई होगी। ईडी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के आने तक कार्रवाई शांतिपूर्ण और पेशेवर तरीके से चल रही थी। ममता बनर्जी प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में दाखिल हुई और दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित महत्वपूर्ण सबूत अपने साथ लेकर गईं। इससे पहले ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्यवाही पर ममता बनर्जी द्वारा उठाए गए सवालों के बीच बयान जारी करके कहा, ये तलाशी सबूतों पर आधारित है और किसी भी राजनीतिक संगठन को निशाना नहीं बनाया गया है। तलाशी पश्चिम बंगाल में 6 और दिल्ली में 4 समेत कुल 10 स्थानों पर जारी है। ये मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। तलाशी में इस मामले में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर वगैरह से जुड़े कई ठिकानों को शामिल किया गया है।
किसी भी पार्टी ऑफिस की तलाशी नहीं ली गई है। ये तलाशी किसी भी चुनाव से जुड़ी नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्रवाई का हिस्सा है। तलाशी पूरी तरह से तय कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार की जा रही है। कुछ लोग, जिनमें संवैधानिक अधिकारी भी शामिल हैं, 2 जगहों पर आए, अपने पद का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से घुस गए और डॉक्यूमेंट्स छीन लिए। ईडी के छापे से बंगाल की सरकार घबरा क्यों गई है? आखिर क्या है इस फाइल में जो कल ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह से ले गई हैं? इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है, लेकिन इससे उलट ईडी पर ही एफआईआर हो गई है। जी हां, कोलकाता पुलिस ने अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी है। शेक्सपियर सरनी थाने में कोलकाता पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये मामला दर्ज किया, जिसमें ईडी के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा डालने, धमकी देने, डराने धमकाने और अवैध रूप से किसी के घर में घुसने के आरोपों से संबंधित धाराएं लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर ईडी की रेड और ईडी के हाई कोर्ट जाने के बाद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि मीडिया के जरिए जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, उसे देखकर उन्हें कहना पड़ रहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्होंने बंगाल में ममता की सियासत पर भी सवाल उठाए और कहा कि हिंसा और भ्रष्टाचार नाम के 2 कैंसर यहां ग्रोथ कर रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा हालात पर उन्होंने कहा कि वो इस बारे में संवैधानिक विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन मामला विचाराधीन है, इसलिए वो इस पर कोई फैसला नहीं देना चाहते। Of the whole incident as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying Vinash Kale Viparit Buddhi. Bengal has 2 cancerous growths on its body politic. One is violence, other is corruption. These are 2 issues which are to be tackled very effectively in a very proactive manner if this state is to come back in its pristine glory. I'm keeping my eyes and ears open. I'm consulting the constitutional experts on what to do. But since the matter is sub judice, I do not want to make any judgment on that. इन सब के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिली है। गुरुवार रात राज्यपाल को धमकी भरा ईमेल आया। धमकी मिलने के बाद राज्यपाल की सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए सुरक्षा अधिकारियों की मध्यरात्रि बैठक हुई, जिसमें स्थिति का आकलन किया गया और मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया। राज्यपाल की सुरक्षा के लिए राज्य पुलिस और सीआरपीएफ मिलकर काम कर रही है। राज्यपाल आनंद बोस को Z+ की सुरक्षा मिली हुई है। वहीं इस मामले की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी दी गई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज बिना सुरक्षा गार्डों के कोलकाता की सड़कों पर चलेंगे। उन्हें विश्वास है कि बंगाल की जनता उनकी रक्षा करेगी। राज्यपाल को पहले भी इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि ममता बनर्जी के शासन में आपका स्वागत है, जहां राज्यपाल भी सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कोयला तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी एक निजी फर्म को बचाने के लिए ईडी से आपत्तिजनक फाइलें छीनने में व्यस्त हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक और जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर गरीबों के आवास का कट मनी लेने का आरोप लगाया है। साथ ही हुमायूं कबीर ने कहा टीएमसी गरीबों से 100 दिन के काम का पैसा लूट रही है। हुमायूं ने कहा टीएमसी गरीबों से लूटा हुआ पैसा गरीबों को वापस क्यों नहीं कर रही। लोगों ने अब टीएमसी की सस्ती राजनीति समझ ली है। दरअसल अभिषेक बनर्जी ने कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर कहा था वहां केवल ईंटें रखी हैं। कुछ नेता सांप्रदायिक राजनीति को हवा दे रहे हैं।
अभिषेक ने मंच से लोगों से कहा था, मस्जिद के लिए पैसा मत दो, गरीबों को पैसा दो। अभिषेक के उसी बयान पर हुमायूं कबीर भड़के हुए हैं। और गृह मंत्री अमित शाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज नेशनल आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम NIDMS का शुभारंभ करेंगे। NIDMS आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का काम करेगा। इसी प्रणाली के माध्यम से विस्फोटक सामग्री, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस IED के खतरों से निपटने के लिए देश को एक नया प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। इससे बम धमाकों की जांच और रोकथाम को नई ताकत मिलेगी। ये पहल भारत की काउंटर IED क्षमता और आंतरिक सुरक्षा ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG द्वारा विकसित NIDMS एक सुरक्षित राष्ट्रीय स्तर का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य IED से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित संग्रह और संकलन करना एवं इसे साझा करना है। गृह मंत्री अमित शाह आज नार्को समन्वय केंद्र NCORD समिति की नवी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने में शामिल विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है, जिससे ड्रग्स के खतरे को कम किया जा सके। और निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर जारी असमंजस को दूर करते हुए आम जनता के लिए राहत भरा फैसला लिया है। आयोग ने साफ किया है कि ये पूरी कवायद नागरिकों की सुविधा के लिए है, न कि उन्हें परेशान करने के लिए। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों, गंभीर बीमारों और दिव्यांगों को अब ERO कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अब इन मतदाताओं को सीधे फोन करने का फैसला लिया है, ताकि उन्हें घर पर ही सुनवाई की सुविधा दी जा सके। इसके अलावा जो लोग नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे राज्य या विदेश में हैं, उन्हें भी व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। सैनिकों और सरकारी कर्मचारियों के मामले में उनके परिवार या कोई भी सदस्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से एक जमा कर प्रक्रिया पूरी कर सकता है, जिससे अब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना या सुधारना बेहद आसान हो जाएगा। और बुलेटिन में यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DT न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आ गया है। एक बार फिर देने आपकी कल्पना को नई उड़ान। साहित्य और संस्कृति की इस अद्भुत दुनिया में अपने पसंदीदा लेखकों, साहित्यकारों और कलाकारों के साथ जाने कहानी भारत की। आइए हम भारत के लोग गर्व से शामिल हों विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेले में और मनाए गणतंत्र भारत का 75 वर्षों का उत्सव विश्व की सर्वश्रेष्ठ किताबों के साथ। 1 से 9 फरवरी सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक भारत मंडपम कॉम्प्लेक्स में। स्कूल स्टूडेंट्स, सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग जनों के लिए एंट्री फ्री। टिकट ऑनलाइन और मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरें देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना।
इस पहल की 50 बैठकें हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से ज्यादा परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। पूर्वोत्तर भारत के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है एम्स गुवाहाटी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए प्रभावी गवर्नेंस का जीवंत उदाहरण है। कैसी समीक्षा से समाधान और समाधान से सेवा तक पहुंची ये परियोजना, देखिए विशेष रिपोर्ट। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स गुवाहाटी को 24 मई 2017 को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृति मिली। 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी। असम के चांगसारी में 189 एकड़ में फैला ये संस्थान आज राष्ट्रीय महत्व के स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। करीब 1123 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का वर्चुअल उद्घाटन 14 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री ने किया। ये 7 बहनों के क्षेत्र का पहला एम्स है जिसने पूर्वोत्तर भारत को पहली बार अपने ही क्षेत्र में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराईं। हालांकि निर्माण कार्य समय पर आगे बढ़ा, लेकिन भूमि विकास, बिजली, जल आपूर्ति और स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट जैसी बुनियादी सुविधाओं में देरी ने परिचालन तैयारियों को प्रभावित किया। ये तकनीकी नहीं बल्कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय से जुड़ी चुनौतियां थीं। यही निर्णायक भूमिका निभाई प्रधानमंत्री के प्रगति प्लेटफॉर्म ने। यहाँ प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश था, परियोजनाओं में देरी का मतलब है देश के नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में देरी। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रगति के बाद लंबित कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता मिली। कैबिनेट सचिवालय, DPIIT और PMO स्तर पर नियमित निगरानी शुरू हुई, जिसके बाद एम्स गुवाहाटी ने तेजी से पूर्ण संचालन की ओर कदम बढ़ाया। PMO ऑफिस ने इस पर काफी संज्ञान लेकर के प्रगति के बारे में उन बीच में फीडबैक लेते रहे। तो कैबिनेट ने और DPIIT ने इस बारे में काफी मीटिंग्स करी। 2025 के अंत तक 750 बेड का अस्पताल पूरी क्षमता से कार्यरत है। 25 स्पेशलिटी और 11 सुपर स्पेशलिटी OPD के साथ साथ NICU और अत्याधुनिक सर्जिकल सुविधाएं आज एम्स गुवाहाटी में हैं, जबकि यहां 60% मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपचार किया जा रहा है। गुवाहाटी का एम्स जो है बहुत अच्छा है। यहाँ पर जो मेरे घर से आकर यहाँ पर जो सुविधाएं मिली है बहुत बढ़िया है। सब सुविधा आयुष्मान से ही हो रहा है, सब दवाई वगैरह सब आयुष्मान से ही मिल रहा है। तकनीक के क्षेत्र में न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, स्वास्थ्य ऐप और 2025 में शुरू हुई अत्याधुनिक कैंसर चिकित्सा सुविधाएं एम्स गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख चिकित्सा केंद्र बना रही हैं। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, चाहे वो हार्ट डिसीज हो, चाहे इमरजेंसी और ट्रॉमा हो, चाहे वो जॉइंट रिप्लेसमेंट हो, चाहे कार्डियक स्टेंटिंग हो, ये सब सारी सुविधाएं आज लोगों को उनके डोर पर अवेलेबल हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स गुवाहाटी इस बात का प्रमाण है कि प्रगति प्लेटफॉर्म केवल समीक्षा का मंच नहीं बल्कि निर्णय, दिशा और डिलीवरी का सशक्त माध्यम है जो नीतियों को जमीनी हकीकत में बदलता है। और आइए अब बात करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की।
भारत की सनातन चेतना, अडिग आस्था और सांस्कृतिक स्वाभिमान का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर। 1000 वर्ष पहले झेले गए आक्रमणों के बावजूद सोमनाथ हर बार पुनर्जीवित हुआ। इसी गौरवशाली विरासत के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आगाज किया है। ये पर्व न केवल मंदिर के 1000 साल के इतिहास का साक्षी है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और अमर श्रद्धा का उत्सव भी है। भारत की सनातन संस्कृति, सभ्यता और हजारों वर्षों के गौरवशाली इतिहास को खुद में समेटे सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि भारत की अडिग श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक भी है। सोमनाथ एक बार फिर से नया इतिहास रच रहा है, जिसका साक्षी सिर्फ गुजरात नहीं बल्कि पूरा भारत बन रहा है। गुरुवार से शुरू हो गया है ऐतिहासिक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। एक 1000 वर्ष पूर्व जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर ने अपने इतिहास का पहला आक्रमण झेला था। साल 1026 का आक्रमण और उसके बाद हुए अनेकों हमले भी हमारी शाश्वत आस्था को डिगा नहीं सके, बल्कि इनसे भारत की सांस्कृतिक एकता की भावना और सशक्त हुई और सोमनाथ का बार बार पुनरुद्धार होता रहा। इसी मौके पर साल भर चलने वाले स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ हुआ है। खास बात यह है कि 2026 में ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं, जो इसे और भी खास बनाता है। इस पर्व के दौरान सोमनाथ मंदिर में लगातार 24 घंटे ओंकारनाथ का जाप हो रहा है। पूरा परिसर आध्यात्मिक वातावरण में ढल गया है। समुद्र तट पर खड़ी नावों को विशेष लाइटिंग से सजाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को एक अलौकिक दृश्य का अनुभव हो सके। कार्यक्रमों की बात करें तो इस दौरान पहले 2 दिन 72 घंटों का अखंड ओंकार जाप, अंतराल में शंखनाद, महाआरती और भक्ति संगीत होगा, जबकि 10 जनवरी को अखंड ओंकार जाप का उद्यापन, शंखनाद, महाआरती, भक्ति संगीत, भव्य ड्रोन शो होगा। 11 तारीख को महाअभिषेक, महाआरती और शौर्य यात्रा का आयोजन होगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को वहां मौजूद रहेंगे। हजारों की संख्या में लोग पूरे भारत से सोमनाथ पधारे हुए, ऋषि कुमारों के शंखनाद के साथ, संतों के मौजूदगी के साथ, हजारों की संख्या में एक साथ ओम नमः शिवाय के जप सोमनाथ में पढ़े जा रहे हैं। और खास तौर पे ये जाप में आने वाले 2 दिनों में लाखों लोग देश भर में जुड़ेंगे। पीएम ने सोमनाथ की अपनी पिछली यात्राओं की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बारे में संदेश दिया और कहा कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की अडिग आस्था, सांस्कृतिक एकता और पुनरुत्थान की प्रतीक गाथा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों से ज्यादा महापर्व से जुड़ने की अपील की। जनवरी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर पहला आक्रमण हुआ था। इसके बाद आने वाली शताब्दियों में मंदिर पर बार बार आघात हुए, लेकिन हर बार भारत की सभ्यतागत चेतना और भक्तों की अटूट श्रद्धा ने इसे फिर से खड़ा किया। आक्रमणों का उद्देश्य आस्था को तोड़ना था, पर परिणाम इसके विपरीत निकला। सोमनाथ हर बार पहले से अधिक सशक्त होकर उभरा। किस तरीके से सोमनाथ का हमारा मंदिर बार बार आक्रांताओं के शिकार होने के बावजूद दोबारा एक नक्षत्र की तरह बार बार उभरा है, 17 बार नष्ट होने के बाद भी। और प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत अपने केवल आर्थिक शक्ति के आधार पर नहीं, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर भी अग्रसर होगा। सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि शाश्वत सभ्यतागत भावना का प्रतीक है, जिसे 17 बार तोड़ा गया, लेकिन इसके बावजूद आस्था अटूट रही। सहस्राब्दी से भी अधिक समय से करोड़ों श्रद्धालुओं के
हृदय में सोमनाथ मंदिर और इसकी भव्यता जीवित है। सौराष्ट्र का स्वाभिमान सोमनाथ जब खुद पर हुए हमले के 1000 वर्ष पूरे कर रहा है, तब इसकी श्रद्धा, संस्कृति और स्वाभिमान के सम्मान में किया गया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसे और खास बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आज प्रवासी भारतीय दिवस है। भारत और दुनिया भर में बसे भारतीयों के बीच ये दिन सेतु का काम करता है। हर साल 9 जनवरी को मनाया जाने वाला ये दिवस न सिर्फ महात्मा गांधी के स्वदेश वापसी से जुड़ा है, बल्कि प्रवासी भारतीयों के भारत के विकास में योगदान को भी सम्मान देता है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति और वैश्विक प्रभाव में प्रवासी भारतीयों की भूमिका अहम है। और वुमेन्स प्रीमियर लीग का चौथा संस्करण आज से शुरू हो रहा है। पहला मैच मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। 5 टीमों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 22 मैच होंगे, जो 28 दिनों तक चलेंगे। लीग स्टेज के बाद 3 फरवरी को एलिमिनेटर और 5 फरवरी को फाइनल मुकाबला वडोदरा में खेला जाएगा। इस बार टूर्नामेंट के मैच सिर्फ 2 जगह नवी मुंबई और वडोदरा में खेले जाएंगे। हर टीम लीग स्टेज में 8 मैच खेलेगी। प्रतियोगिता का फाइनल 5 फरवरी को वडोदरा में होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।